हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिपेयर्स एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का। इन लास्ट लेक्चर हमने ड्यूरेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग देन फिजिकल कॉजेज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट, रिक्वायरमेंट फॉर ड्यूरेबिलिटी, देन आईएस स्टैंडर्ड्स, राइट। आईएस 456/2000 के अकॉर्डिंग जितने भी स्टैंडर्ड्स है ड्यूरेबिलिटी के लिए वो हमने स्टडी किए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग में क्या होता है, तो यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है जिसमें फ्रॉस्ट वेजिंग में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें अगर थोड़ी सी भी वॉइड्स है या कोई क्रैक हो गई है तो उसमें वाटर जो है वो फिल हो जाएगा क्रैक में, या फिर अगर कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में बीच में जो खाली जगह होती है, जो पोर्स वॉइड्स होते हैं, उसमें वाटर फिल हो जाता है। अब अगर टेम्परेचर डाउन होता है, राइट, टेम्परेचर फॉल होता है, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से जो वाटर है, राइट, क्रैक में जो फिल हुआ है वो फ्रीज़ हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आइस में कन्वर्ट होगा तो पानी जितनी जगह रोकती है आइस, उससे ज़्यादा जगह रोकेगा, मतलब वॉल्यूम जो है वो आइस का ज़्यादा लगेगा, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीज़ हुआ है आइस, तो इससे ज़्यादा स्पेस यहाँ पे लगेगी, राइट। तो इससे क्या होगा, ये फ्रीज़ होगा तो ये गैप ज़्यादा बढ़ेगी, गैप ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर ये टूट सकता है, राइट। यहाँ पे रॉक जो है वो बीच में से ब्रेक हुआ हम देख सकते हैं। ऐसा कब होगा, तो ये फ्रीजिंग हुआ। थोइंग में क्या होता है, थोइंग मतलब पिघलना, राइट, मतलब यहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट भी हो सकता है अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ जाए, बराबर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये फिर से वाटर में होगा, लेकिन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो क्रैक है वो तो उतनी ही रहेगी, राइट। वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर से टेम्परेचर कम होगा तो वो फिर से आइस में कन्वर्ट होगा और ज़्यादा स्पेस रोकेगा। तो ऐसे करके क्रैक जो है ऐसे बढ़ती जाती हैं, ये जो स्पेस है वो बढ़ती जाती है और बीच में से वो टोटली ब्रेक कर देती हैं। रॉक को भी ये तोड़ सकती है फ्रीजिंग एंड थोइंग से, राइट। यहाँ पे फ्रीजिंग एंड थोइंग दिखाई गई है, वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा रॉक है, राइट। रॉक में पहले इतनी ही स्पेस थी, राइट, जिसमें वाटर फिल हुआ, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो वो फ्रीज़ हो गया और आइस बन गया, आइस बन गया तो और वॉल्यूम, उसको और ज़्यादा जगह चाहिए, तो ये जो रॉक है वो इस तरफ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बीच में से क्रैक बढ़ेगी, राइट, ये बढ़ेगी, फिर से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो यही आइस फिर से वाटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगी, वो कम नहीं होगी, राइट, वो तो उतनी ही रहेगी। फिर से जो पिघला हुआ वाटर है वो फिर से आइस में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा मतलब ये जो क्रैक अभी दिखाई दे रही है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो और बढ़ेगी, राइट, ऐसे और ऐसे कर करके बीच में से टोटली ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये ही है फ्रीजिंग एंड थोइंग, राइट। हम आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। नाउ द lack of durability of concrete due to freezing and thawing of frost is not so important in Indian conditions, but it is of great importance in cold countries, right। हम देख सकते हैं कि इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कभी नहीं जाता, राइट। अब आइस कब, मतलब वाटर जो है वो आइस में कब कन्वर्ट होगा, जब टेम्परेचर फॉल बहुत ज़्यादा माइनस में होगा, जो इंडिया में नहीं होता। तो ये जो इफ़ेक्ट ऑफ वेदरिंग है फ्रीजिंग एंड थोइंग की, वो इंडियन कंडीशन में, मतलब इंडिया में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कोल्ड कंट्रीज़, राइट। बाकी की जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन सारी में ये फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शंस जो भी होती है उसे कंसीडर करके कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी और कंक्रीट का प्रोपोर्शंस प्रॉपरली मिक्स, कंक्रीट के जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेक होते हैं, वो हमसे अलग होते हैं, उनके कोड भी हमसे अलग होते हैं, इसलिए क्योंकि वेदर उनका अलग है, राइट। नाउ एज पर द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड hardened concrete is lowered, the water held in the capillary pores
in the cement paste freezes in a manner similar to the freezing in the capillaries in rock and expansion of the concrete takes place। मतलब कंक्रीट में जिस तरह से जो वाटर होता है, मतलब जो कैपिलरी पोर्स, मतलब वॉइड्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं उसमें वाटर होता है, वो उसी तरह फ्रीज होगा जिस तरह से रॉक जो हमने देखे एग्जाम्पल्स, राइट, जैसे रॉक में होता है वैसे ही कंक्रीट में होगा। सिमिलरली ये जो फ्रीजिंग एंड थोइंग की प्रोसेस है वो सिमिलरली कंक्रीट में भी वैसे ही होगी, राइट। इफ सब सिक्वेंट थोइंग इज फॉलोड बाय रीफ्रीजिंग फर्दर एक्सपांसन ऑफ कंक्रीट टेक्स प्लेस। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, फिर से थोइंग होगी, मतलब पिघल जाएगा जो आइस है वो फिर से थोड़ी देर के बाद अगर टेम्परेचर फिर से कम होता है तो वो फिर से फ्रीज भी हो जाएगा। फ्रीजिंग होगी, थोइंग होगी, फ्रीजिंग होगी, थोइंग होगी, ऐसे कंटिन्यूसली प्रोसेस होती जाएगी। तो क्या होगा, जो क्रैक है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और पूरा का पूरा टूट जाएगा, right? Hence, if concrete mass is subjected to alternate cycle of freezing and thawing, it has detrimental effect on the strength of the concrete, right? अगर यही प्रोसेस कंटिन्यूसली कंक्रीट में भी होती रहती है तो वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो उस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगी, डेंजरस इफेक्ट आ सकती है, राइट। Now, for fully hardened concrete subjected to alternate cycle of freezing and thawing, the severest conditions for frost action arise when concrete has more than one phase exposed to the weather and it remains wet for long period। मतलब फ्रॉस्ट एक्शन हमारी कब आएगी, मतलब जो फ्रॉस्ट मतलब जो आइस, मतलब छोटे छोटे आइस होते हैं उसको हम फ्रॉस्ट बोलेंगे, राइट। जो ये एक्शन मतलब कंक्रीट में फ्रीजिंग एंड थोइंग प्रोसेस कब हो सकती है हार्डन कंक्रीट में, तो जब कंक्रीट की फेस जो है वो एक से ज़्यादा फेस डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, राइट, डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर, एक से ज़्यादा फेस जो है वो वेदर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं, राइट, तब ये फ्रीजिंग एंड थोइंग की अल्टरनेट साइकिल्स जो है, मतलब कंटिन्यूस जो प्रोसेस हो सकती है। मतलब अगर हम घर की बात करें तो बीच की वॉल होती है, इनर वॉल होती है, वो डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरनमेंट नहीं होती, तो ये वॉल जो है उसमें जो कंक्रीट होता है उसमें फ्रीजिंग एंड थोइंग हो ही नहीं सकता। पर जो एक्सटीरियर वॉल है, बाहर की वॉल है, जिसमें बाहर की साइड रेन भी आ सकता है, राइट, कांटेक्ट में, वॉल के कांटेक्ट में, तो उसमें जो कंक्रीट होगा या फिर बाहर के जो कॉलम हो सकता है, राइट, विच इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर, उसमें फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शन हो सकती है अगर एक से ज़्यादा फेस, राइट, एक से ज़्यादा फेस वेदर के कांटेक्ट में आए तो, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए वो वेट रहेगी, राइट, ज़्यादा टाइम के लिए अगर सरफेस हमारी भीनी रहती हैं तो ऐसे केसेस में भी फ्रीजिंग एंड थोइंग हो सकता है, पर ये इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल पैरापेट, रोड कप्स, कंक्रीट मेंबर्स इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जस्ट अबव द वाटर लेवल। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो सारे होते हैं, अगर हम डैम ले लेते हैं, चेक डैम ले लेते हैं, तो उसमें जो मेंबर्स है कंक्रीट के सारे के सारे ऑलमोस्ट वाटर लेवल के वाटर के कांटेक्ट में ही आते हैं, तो उसमें फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शन हो सकती है। वो मेंबर्स जो है वो फ्रीजिंग एंड थोइंग की वजह से क्रैक हो सकते हैं, राइट। पैरापेट है, हमारे घर की पैरापेट भी हम ले सकते हैं। रोड कप्स है, रोड के साइड में जो होते हैं वो, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट फ्रीजिंग एंड थोइंग की वजह से कंक्रीट क्रैक हो सकते हैं, राइट। It has been estimated that the freezing of water in the hardened concrete may exert a pressure of about 14 megapascal। तो 14 megapascal जितना प्रेशर जो है वो ये वाटर जो है वो लगा सकता है कंक्रीट पे, हार्डन कंक्रीट पे वो 14 मेगापास्कल जितना प्रेशर लगा सकता है, राइट। इफ द हाइड्रोलिक प्रेशर सो जनरेटेड एक्सीड्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, क्रैक्स आर डेवलप्ड इन द कंक्रीट। अगर स्ट्रेंथ कंक्रीट की जितनी है उससे ज़्यादा प्रेशर वाटर उस पर करता है फ्रीजिंग और एंड थोइंग एक्शन की वजह से, जो 14 मेगापास्कल है, राइट, उससे भी ज़्यादा प्रेशर वो कंक्रीट पे लगा रहा है और कंक्रीट की स्ट्रेंथ मान लो कि 20 है
और वाटर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है कंक्रीट एनी स्ट्रक्चर, अगर हम डैम ले लेते हैं राइट, तो डैम पे हम एज्यूम ही करते हैं सिर्फ फॉर एग्जांपल राइट, वी आर कंसिडरिंग कि डैम है उस पर वाटर प्रेशर 20 मेगापास्कल लग रहा है राइट, और कंक्रीट की टेंसिल स्ट्रेंथ ही अगर 14 मेगापास्कल है तो क्या होगा, वो ब्रेक होगा, मतलब उसमें क्रैक जनरेट होना शुरू हो जाएगा राइट। तो डिपेंड करता है कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो प्रेशर वाटर का जो है वो रेजिस्ट कर सकेगा राइट। यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉइड होते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर है पूरा, जहाँ पे अंदर जो छोटे छोटे खाली जगह होती है थोड़ी थोड़ी राइट, जो वॉइड्स है हमारे पोर्स है, उसमें ये जो ऊपर वाटर अगर उसके सरफेस पे होता है तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होगा, अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, फिर जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो वही वाटर फ्रीज़ हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा मतलब वो ज़्यादा जगह रोकेगा राइट, उसमें स्पेस ज़्यादा लगेगी, जैसे स्पेस ज़्यादा लगेगी क्रैक थोड़ी सी जनरेट होगी, फिर से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होगा, वही जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा और वो पानी बन जाएगा, फिर से टेम्परेचर कम होता है तो वो फिर से वाटर जो है वो आइस बन जाएगा, आइस बनेगा मतलब वो क्रैक जो पहले जितनी डेवलप की थी उससे ज़्यादा डेवलप करेगा क्रैक राइट, क्रैक जो है वो बढ़ेगी, ऐसे करके कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो है वो क्रैक बढ़ते बढ़ते फिर सेपरेट मतलब पूरी तरह टूट जाता है। ये तो यहाँ पे ये फिगर दिखाई गई है फ्रीजिंग एंड थोइंग की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीज एंड थोइंग मैकेनिज्म। First, freeze and thaw deterioration generally occurs on horizontal surface that are exposed to water or on vertical surface that are at water line in submerged portion of structures. अब फ्रीज एंड थो कहाँ पे होता है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा जहाँ पे वाटर जो है वो थोड़ी देर के लिए वो रह सकता है राइट, कि वाटर सरफेस पे रहेगा तभी वो एब्जॉर्ब करेगा कंक्रीट, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो सकता है। वर्टिकल सरफेस मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनकी सारी वर्टिकल सरफेस जो है वो सबमर्ज होती हैं राइट, तो ऐसी सरफेस पे जहाँ पे वाटर कांटेक्ट में रहेगा कंक्रीट के राइट, वहाँ पे ये फ्रीजिंग एंड थोइंग हो सकता है। देन फ्रीजिंग वाटर इन द पोर्स एक्सपांड्स अबाउट 9% इन वॉल्यूम एज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस। जब भी जो वाटर है वो टेम्परेचर कम होने की वजह से, टेम्परेचर फॉल होने की वजह से जैसे ही वो आइस में कन्वर्ट होता है तो वो वॉल्यूम कितना ज़्यादा करेगा, 9% वॉल्यूम, मतलब वाटर का जितना वॉल्यूम है, वाटर जब आइस बनता है तो आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से 9% बढ़ जाएगा। It expands about 9% in volume as it is converted from water to ice. Right? Now the expansion causes localized tension forces that fracture the surrounding concrete matrix. जैसे ही आइस बनेगा तो प्रेशर कंक्रीट पे लगेगा, वो हम टेंसाइल फोर्स जो कंक्रीट पे लगता है वो कंक्रीट के मैट्रिक्स मतलब कंक्रीट जो होता है उसमें फ्रैक्चर शुरू कर देता है धीरे धीरे राइट। फिर जैसे ही कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होगा, स्टार्टिंग में छोटी छोटी क्रैक आएगी राइट। कहाँ पे आएगी क्रैक, तो जो भी कंक्रीट की सरफेस है जो एक्सपोज टू एनवायरनमेंट है राइट, उसकी एज पे, कंक्रीट की उस एज पे आएगी जो कांटेक्ट वाटर के सरफेस में, मतलब वाटर के कांटेक्ट में जो सरफेस होती है कंक्रीट की, उस सरफेस पे छोटे छोटे क्रैक आना शुरू हो जाएगा राइट। इनिशियली फाइन क्लोजली स्पेस्ड क्रैक्स आर डेवलप्ड पैरेलल टू द एज ऑफ द एक्सपोज्ड कंक्रीट। जो भी कंक्रीट वाटर के कांटेक्ट में होता है राइट, उस कंक्रीट में ये छोटी छोटी क्रैक होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो क्रैक आएगी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी डिपॉजिट हो सकता है। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट अगर वो क्रैक में आता है तो उसे डी क्रैक बोलते हैं राइट। अगर डिपोजिशन होता है उस क्रैक में, जो जगह होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट आता है तो उसे डी क्रैक बोलते हैं। और कंटिन्यूसली अगर ऐसी प्रोसेस होती रही, जैसे कि मैंने आगे एक्सप्लेन की कि फ्रीजिंग थोइंग, फ्रीजिंग देन थोइंग, अगेन फ्रीजिंग देन थोइंग, तो क्या होता है क्रैक धीरे धीरे डेवलप
मतलब बढ़ती जाएगी, एक्सपांड होती जाएगी, और फिर क्या होगा, कंक्रीट के छोटे छोटे पीसेस हैं वो निकलने लगेंगे कंक्रीट में से, राइट। तो ऐसे स्मॉल पीसेस कंक्रीट के जो होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और फिर पूरी तरह से बीच से क्रैक मतलब ब्रेक हो जाएगा कंक्रीट, राइट। तो एज द डिटोरिएशन कंटिन्यूस, मतलब कि फ्रीजिंग एंड थोइंग जो हमारी कंटिन्यू रहेगी, स्मॉल पीसेस ऑफ कंक्रीट बिटवीन द क्रैक्स सेपरेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द कंक्रीट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इन फ्रीज एंड थो, द रेट ऑफ फ्रीज थो डिटोरिएशन, मतलब रेट किससे बढ़ेगी किससे घटेगी फ्रीज एंड थो की, वो हम देखेंगे। फर्स्ट, इंक्रीज पोरोसिटी। अगर पोरोसिटी इंक्रीज होती है, पोरोसिटी इंक्रीज होगी मतलब क्या होगा कि वॉइड्स भी इंक्रीज, मतलब वॉइड्स ज़्यादा है, पोरोसिटी ज़्यादा है, तो वॉइड ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा अंदर जाएगा, वाटर ज़्यादा जाएगा मतलब कि हमारी फ्रीज एंड थो की रेट जो है वो भी इंक्रीज़ होनी है, मतलब फ्रीज एंड थो की एक्शंस जो भी है उसकी रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो भी ज़्यादा होगा फ्रीज एंड थोइंग। इंक्रीज मॉइस्चर सेचुरेशन इंक्रीजेज द रेट, मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तब भी रेट इंक्रीज़ ही होगी। अगर फ्रीज एंड थो की साइकिल, नंबर ऑफ़ साइकिल ज़्यादा है, मतलब एक दिन में ही 5-6 बार फ्रीज एंड थो साइकिल हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ़ फ्रीज एंड थो साइकिल बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा डिटोरिएशन का। मतलब फ्रीज एंड थो की वजह से कंक्रीट जब टूटता है, पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, उसे डिटोरिएशन हम कहते हैं, राइट। तो ऐसे डिटोरिएशन की रेट भी बढ़ेगी। हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट ट्रैप स्टैंडिंग वाटर इंक्रीजेज द रेट, जितनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी उससे उतनी ही ज़्यादा रेट इंक्रीज होगी डिटोरिएशन की थ्रू फ्रीज एंड थो एक्शन। एग्रीगेट विथ स्मॉल कैपिलरी स्ट्रक्चर एंड हाई एब्जॉर्प्शन इंक्रीज द रेट। अब जो एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट में, अगर उस पर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी हाई होगी, वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता होगा, तब भी डिटोरिएशन की रेट इंक्रीज हो सकती है, राइट। एयर एंट्रेनमेंट, अगर हवा जो है वो अंदर वॉइड्स में है तो क्या होगा, वो पानी अगर पहले से ही एयर एंट्रेनमेंट है तो पानी को वो नहीं आने देगा, तो इसकी वजह से जो हमारी रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी फ्रीज एंड थ्रो के लिए, क्योंकि उसका फ्रीज एंड थ्रो रेट के लिए वॉइड्स में पानी मतलब पानी का फिल होना ज़रूरी है, राइट। अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे, मतलब हम फ्रीज एंड थ्रो एक्शन को किस तरह से रोक सकते हैं। तो अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो है वो हम कम यूज़ करेंगे, मतलब कि वाटर सीमेंट रेशियो में हम वाटर ही कम डालेंगे कंक्रीट में, तो फ्रीज़ होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। वैसे ही एयर एंट्रेनमेंट अगर हम बढ़ा देंगे ज़्यादा 4-5%, तभी वाटर कम आएगा, राइट। अगर हम ड्यूरेबल ड्यूरेबल एग्रीगेट यूज़ करेंगे, नॉन पोरस एग्रीगेट यूज़ करेंगे, मतलब जो पानी को अंदर लेता ही नहीं है, एब्सॉर्ब ही नहीं होने देगा, नॉन पोरस है, तो तभी हम फ्रीज एंड थ्रो को रोक सकते हैं। क्योरिंग कंक्रीट की प्रॉपर होनी चाहिए, अगर क्योरिंग प्रॉपर होगी तो कंक्रीट के बीच में जो वॉइड्स होते हैं ना वो कम हो जाएंगे, वॉइड्स कम होंगे तो वो वाटर अंदर जाएगा ही नहीं, राइट। तो ऐसे हम रोक सकते हैं। देन प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज रेदर देन फ्लैट सरफेस। अब हमारी जो सरफेस है वो अगर ऐसे फ्लैट रहेगी तो उस पर पानी रह सकता है, पानी रहेगा तभी वो अंदर कंक्रीट में एब्जॉर्ब होगा। अगर हम थोड़ी सी स्लोपिंग सरफेस रख देते हैं तो क्या होगा, वाटर रन डाउन, वाटर जो है सीधे निकल जाएगा, फ्लो हो जाएगा सरफेस से। अगर फ्लो हो जाएगा तो अंदर एब्जॉर्ब कम होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्प्शन तो होना ही है, पर जितना इसमें होता है फ्लैट सरफेस में उतना स्लोपिंग सरफेस में नहीं होगा, राइट, क्योंकि वाटर जो है वो वहाँ से फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंडिंग पूल हो जाएगा अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी तो। फ्लैट अगर हमारी फ्लैट सरफेस नहीं है, स्लोपिंग सरफेस है, तो वाटर वहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे ही प्रॉपर ड्रेनेज, जैसे कि हम स्लैब होता है तो स्लैब में भी हम ऐसे टोटली हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं रखते, उसकी थोड़ी सी स्लोपिंग सरफेस होती है, जहाँ पे हमारा ड्रेनेज होता है वहाँ तक पानी ऑटोमेटिक स्लैब में से भी निकल जाता है, राइट। तो उसी तरह से हमें फ्लैट सरफेस प्रोवाइड नहीं करनी है, जिसकी वजह से हम फ्रीज एंड थ्रो को रोक सकते हैं, राइट।
ना अब हम देखेंगे कि वाटर जो है वो डिटेरियोरेशन को कैसे करता है, मतलब वाटर एज एन एजेंट ऑफ डिटेरियोरेशन कंक्रीट को कैसे वो तोड़ता है। तो वाटर क्या है, वाटर एक ऐसा फॉर्म है जो मतलब सी वाटर, ग्राउंड वाटर हो, रिवर वाटर हो, लेक वाटर हो, स्नो या आइस के फॉर्म में हो, मॉइस्चर वेपर के फॉर्म में हो, राइट। वो ये फ्लूइड ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, राइट। मोस्ट अबंडेंट फ्लूइड इन नेचर। तो और वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि वो इजीली कितने भी छोटे जगह हो वहाँ पे वो जा सकते हैं, राइट। वहाँ पे वो फ्लो हो सकते हैं, कितनी भी छोटी फाइन पोर्स और कैविटीज़ होंगी वाटर फिल हो जाएगा उसके अंदर, राइट। और वाटर कैसा है, इट इज़ अ सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट मतलब क्या, वाटर किसी की मतलब किसी भी फ्लूइड या किसी भी मैटर को वो डिसॉल्व कर सकता है। मतलब पानी के अंदर कोई भी अगर कोई सॉलिड होगा, सॉल्ट होगा, तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, पिघल सकता है वाटर के अंदर। हम सॉल्ट है वो वाटर में अगर हम डालते हैं तो वो पिघल जाता है, वैसे ही कोई भी सॉलिड हो वो डिसॉल्व हो सकता है वाटर में। इट इज़ अ बेस्ट सॉल्वेंट। तो वाटर में अगर हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो वाटर में बहुत सारे आयंस और गैसेस प्रेजेंट होते हैं, राइट। वही आयंस और गैसेस क्या करेंगे, जब वो वॉइड्स में पानी जाता है तो वो केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं कंक्रीट के साथ, राइट। अगर वो फ्रीज़ हो गया, जैसे कि हमने फ्रीजिंग एंड थोइंग देखा, तो आइस हो जाता है, तो आइस जो है वो प्रेशर जनरेट करेगा कंक्रीट की सरफेस पे, राइट। टेंशन प्रोड्यूस करेगा तो क्रैक डेवलप होती हैं, राइट। तो इस तरह से वाटर जो है वो डिटेरियोरेशन करता है कंक्रीट का, राइट। So, water in its various forms such as sea water, groundwater, river water, lake water, snow, ice, moisture, vapor is undoubtedly the most abundant fluid in nature. Water molecules are very small and therefore are able to penetrate into extremely fine pores and cavities. जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वो किसी भी छोटे से छोटे होल में भी वो पानी जा सकता है, फिल हो सकता है। एज अ सॉल्वेंट वाटर इज नोटेड फॉर इट्स एबिलिटी टू डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। किसी और लिक्विड की जगह पे वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व कर सकता है, राइट। और उसकी वजह से दिस प्रॉपर्टी अकाउंट्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ मैनी आयंस एंड गैसेस इन सम वाटर विच इन टर्न बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन कजिंग केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉन्क्रीट, राइट। और उसी की वजह से वो डिसॉल्व होता है, तो वाटर में बहुत सारे आयंस होते हैं और गैसेस होते हैं जो कि कंक्रीट का केमिकली डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आज का।